हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराने जा रहे हैं। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 DU ऐसे रेगुलर एनसीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर आपको 10 और 11 कराएंगे, इससे पहले कि हमने जो बाकी के क्वेश्चन है करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 9 तक हमने इससे पहले 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो हमारी 10 होनी जा रही है। इससे पहले कि बाकी की सभी वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल हमारे इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो पे सभी की क्लासेस हम अपलोड करा रहे हैं। हमने अभी तक 9 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, अब 10 क्लासेस क्वेश्चन नंबर 10 की कराएंगे, ठीक है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको पीडीएफ परचेस करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है कि हमें पीडीएफ को परचेस करना है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो का क्वेश्चन विद आंसर आपको हम करा देते हैं। इससे पहले देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। क्वेश्चन ये वाला हम करा चुके हैं क्लासेस फर्स्ट में ही। ये सभी क्वेश्चन हमारे इससे पहले की 9 क्लासेस के अंदर हो चुके हैं। जो इस वीडियो की वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले 9 क्लासेस में हमने करा चुके हैं। इसका 10 क्वेश्चन हमें कराना है इस वीडियो में। ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दो क्वेश्चन एक साथ कराएंगे, जिससे आपका सिलेबस जल्दी खत्म होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के क्लासेस, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, शेष विश्व पर रूस की क्रांति अक्टूबर 1917 के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि जो रूस की क्रांति है उसके प्रभाव के बारे में बताना है। इसमें भी इसके प्रभाव ये 3 टाइप से पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन आंसर आपको ये जो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी उसके प्रभाव क्या है वो बताना है, सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, 3 टाइप से पूछेगा, किसी भी टाइप से पूछिए। आपको अगर 1917 रूस की क्रांति के अकॉर्डिंग प्रभाव पूछे तो यही पॉइंट आपको बताने हैं। तो देखिए आंसर, रूस क्रांति का प्रभाव केवल रूस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव विश्व के इतिहास पर भी था। तो जो रूस की क्रांति है उसका प्रभाव सिर्फ ये नहीं कि रूस तक में सीमित था, इसका जो प्रभाव है ना विश्व इतिहास में, मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ है। जिस तरह 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना फ्रांस की राज्य क्रांति है, ठीक उसी प्रकार इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1917 की बेल्शेविक क्रांति थी। मतलब कि जैसे कि आपको यहाँ बताया गया कि जो 20वीं शताब्दी में जो फ्रांस की घटना हुई थी वो मुख्य जो क्रांति बन गई, लेकिन उसी टाइप से जो रूस की क्रांति है 1917 ये भी एक मुख्य क्रांति घटना बन गई है। 1917 की इस रूसी क्रांति का प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों पर पड़ा। तो इसका जो प्रभाव है निम्नलिखित क्षेत्रों पर पड़ा। एक एक करके पॉइंट देखिए, ये तो आपको परिचय में लिख सकते हैं ऊपर वाला। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, नई सभ्यता नई संस्कृति व नए समाज का पक्षपाती। सभ्यता नई साम्यवाद नई सभ्यता नई संस्कृति व नए समाज का पक्षपाती था। उसे फ्रांस, इंग्लैंड व अमेरिका की व्यवस्था किसी भी क्षेत्र में प्रिय नहीं था। तो जो साम्यवाद था क्या था, ये जो संस्कृति होती है नई सभ्यता होती है उसका पक्षपाती था, और उसे ना जो फ्रांस और इंग्लैंड अमेरिका होती है इनकी व्यवस्था उसे प्रिय मतलब अच्छी नहीं लगती थी, और ये इसी का रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका, साम्यवाद का प्रचार। इस क्रांति के माध्यम से साम्यवाद का प्रचार बड़ी तीव्र गति से हुआ। साम्यवाद आधे यूरोप और 13 एशिया में फैल गया। अन्य क्षेत्र में भी इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो मतलब कि जो इस क्रांति का जो साम्यवाद का प्रचार ना बहुत ही तेज़ी से पूरे गति से फैला, और ये आधे साम्यवाद यूरोप में फैल गया और 13 एशिया के जो देश है उसके अंदर भी फैल चुका है, और इसका जो पूरे क्षेत्र में ना इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थर्ड पॉइंट है, कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग का शासन सत्ता पर अधिकार। इस क्रांति ने पूर्व से चली आ रही जराशाही का अंत किया और किसान एवं मजदूर के हाथ में शासन की सत्ता सौंप दी। तो जो इस क्रांति से ये भी हुआ ना, जो कि वहाँ की जराशाही जो वहाँ का राजा था उस क्रांति का उसने अंत कर दिया, और ये जो किसान होते हैं मजदूर वर्ग होते हैं जो शासन व्यवस्था है उनके हाथ में ही सौंप दी। सामाजिक आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रों में समानता की ओर पग उठाया, और सामाजिक आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र में ना समानता की ओर कदम उठाया गया, ठीक है। 4 पॉइंट है, नवीन विचारधारा का जन्म। 1917 क्रांति के फलस्वरूप साम्यवाद नामक विचारधारा का उदय हुआ। तो इसमें इस क्रांति में क्या हुआ कि जो साम्यवाद की नामधारा मतलब
नामक विचारधारा, उसकी विचार की उदय हुआ। इस विचारधारा के अंतर्गत वर्गहीन समाज स्थापित हुआ। और इसमें कौन से जो विचारधारा में कौन से शामिल थे, तो जो वर्गहीन होते होंगे ना, जिसे वर्ग मतलब हीन समझा जाता था, उसको स्थापित किया गया, उसे समाज में शामिल किया गया। और कृषक एवं श्रमिक शासन सूत्र को चलाने वाले बन गए। और इसे चलाने वाला कौन बन गया? जो कृषक होते हैं वो चलाने वाले बन गए। इस क्रांति ने सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भी अपना बिलुंग बजाया। मतलब ये सामाजिक, आर्थिक और जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं इसमें भी उसने अपनी, जो कहते हैं ना, अपनी पैर पसार ली और उसको मतलब फैलाया। इसका 5 पॉइंट है, अन्य देशों की नीति में परिवर्तन। जहां रूसी क्रांति द्वारा प्रतिपादित विचारधारा का प्रचार नहीं हुआ, वहां की सरकारें ने भी किसान मजदूरों की दशा को उन्नत करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो जहाँ जो ये रूसी क्रांति है, अगर इसकी विचारधारा का कोई देश में अगर प्रचार नहीं हुआ है ना, तो वहाँ की सरकारें ने क्या किया कि जो अपने किसान और अपने मजदूर की देश की जो दशा है ना, उसको उन्नत बनाने का मतलब अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। किंतु साम्यवादियों को इससे संतुष्टि ना होगी, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में असफलता ही रहेगी। और इससे जो साम्यवादियों ने, उन्हें खुशी नहीं हो रही, क्योंकि इसका यह कारण है कि अन्य जो क्षेत्र है ना, वहाँ असफल ही रहेंगे। तो गाइस, ये थे इसके प्रभाव, रूसी क्रांति के जो 1917 के प्रभाव पूछे तो आपको ये 5 पॉइंट हमने बताए, तो ये आप लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो रूसी क्रांति के परिणाम क्या निकले। क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है या इस टाइप से भी आ सकता है, रूसी क्रांति के आर्थिक और सामाजिक परिणाम पर प्रकाश डालिए। तो ये दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभाव बता दिए, इससे पहले वीडियो में हमने कारण बता दिए थे, इसमें परिणाम बता रहे हैं। ठीक है, तो परिणाम देख सकते हैं, इसका लॉन्ग आंसर है इस वीडियो में, तो ये देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ तक आंसर है। ठीक है, एक एक करके आपको वीडियो को आराम से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और अच्छे से समझना है। वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देख के समझिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ज़रूर। बाकी आप इग्नोर करेंगे तो फिर आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे ना, जब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हमें क्यों नहीं याद किए थे आंसर। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका साम्यवादी शासन की स्थापना। तो इसके जो परिणाम थे, क्रांति का परिणाम ये हुआ कि पिछले 3 शताब्दियों से चले आ रहे रोमनोम राजवंश और जरास राजतंत्र का अंत हो गया। तो इसमें ये हुआ कि जो शताब्दी मतलब पिछले 3 शताब्दियों से जो चले आ रहे थे जो राजा वंश होते हैं, उन दोनों का अंत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, रूस के अंतिम सम्राट जरा, जो रूस का सबसे अंतिम सम्राट था जरा, उसके परिवार के अधिकांश सदस्यों को अपनी जान गंवानी पड़ी और वर्षों से चली आ रही राजतंत्र के स्थान पर साम्यवाद की स्थापना हुई। तो जो उनके परिवार के जो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं उनकी जान चली गई, मर चुके हैं, और जो इनकी राजतंत्र व्यवस्था होती है समाप्त हो चुकी है और साम्यवाद की स्थापना हो चुकी है। इसका परिणाम ये निकला। सेकेंड पॉइंट है साम्यवाद का प्रचार। इस क्रांति के माध्यम से साम्यवाद का प्रचार बड़ी तीव्र गति से हुआ। साम्यवाद आधे यूरोप और मध्य एशिया में फैल गया। तो इस क्रांति से ये भी हुआ था कि जो साम्यवाद का प्रचार बहुत ही तेज़ी से हुआ था, पूरे यूरोप में और पूरे मध्यम एशिया में फैल चुका है। आधुनिक विश्व में साम्यवाद का जन्म एक प्रसार इसी क्रांति की देन है, और इसका साम्यवाद का जो जन्म और प्रसार है ना, इसी क्रांति की देन है। कौन सी? रूसी क्रांति की देन। रूस की क्रांति के द्वारा ही कार्ल मार्क्स के विचार प्रशासित हो रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और जो रूस के द्वारा इनके कार्ल मार्क्स के जो उनके होते हैं ना, इनका प्रचार फैल चुका है इनके क्रांति का, और इस अन्य देशों में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। हालांकि रूस में साम्यवादी का प्रभाव लगभग समाप्ति की कगार पर है, लेकिन बहुत से देशों में आज भी साम्यवाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत है। तो जो रूस की जो साम्यवादी प्रभाव होते हैं, बहुत जगह ऐसा खत्म होने की स्थिति आ गई है, लेकिन बहुत से देश ऐसे भी है जो आज भी इसको राजनीतिक ताकत के रूप में समझते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है पंचवर्षीय योजना। स्टालिन के द्वारा 2 पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि रूस का आर्थिक विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ और उसमें रूस को आशातीत सफलता मिली। मतलब कि जो इसके द्वारा ये हुआ पंचवर्षीय योजना के द्वारा कि जो रूस है ना, उसको आर्थिक विकास में काफ़ी तेज़ी से जो विकास हुआ, उसमें उसको सफलता भी मिली। पंचवर्षीय योजना की बदौलत ही रूस विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया, और इसकी बदौलत ही वो सबसे जो विकसित मतलब फैले हुए देश में जो आ गया, उसकी श्रेणी में आ गया राष्ट्र के।
हालांकि इसके पहले लेनिन के द्वारा आर्थिक सुधार किए गए थे, जिससे राहत तो मिली लेकिन रूस में विकास नहीं हो पाया। और इससे पहले भी सुधार किए गए थे इनके द्वारा, लेकिन आर्थिक विकास हुआ था, आर्थिक सुधार, लेकिन जो अच्छे तरीके से जो विकास नहीं हो पाया था। ठीक है, इसका 4 पॉइंट है वर्ग संघर्ष की समाप्ति। तो इससे द्वारा इसकी समाप्ति की गई। समुचित कानून और उसका अनुपालन न होने पर औद्योगिक विकास के साथ ही वर्ग संघर्ष भी बढ़ता जाता है। तो मतलब जो कानून होते हैं उसका अच्छे तरीके से कोई पालन नहीं करेगा तो जो संघर्ष की तो भावना उत्पन्न होगी तो बढ़ता चला जाएगा। अथवा श्रमिकों का अधिकार अधिक से अधिक शोषण करने की सोचता है, और जो लोग होते हैं वो जो गरीब किसान लोग होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा शोषण करने की सोचते हैं, और श्रमिक वर्ग अधिक से अधिक परिश्रम तथा सुविधाओं की मांग करता है। इस प्रकार दोनों में संघर्ष बढ़ता ही जाता है। और जो गरीब लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपको कहते हैं कि हम परिश्रम करेंगे, सुविधा की मांग करते हैं, लेकिन इन दोनों में संघर्ष उत्पन्न होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्रांति के बाद उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के समाप्त हो जाने से वर्ग संघर्ष का भी अंत हो गया। सरकार के द्वारा कारखाने का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो जो क्रांति ये रूसी क्रांति खत्म हुई तो इसके द्वारा उद्योगपति और पूंजीपति थे वो भी समाप्त हो गए, उनका संघर्ष भी खत्म हो चुका था और सरकार जो बची थी कारखाने को राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके बाद जो इसका 6 पॉइंट है राष्ट्रीयता का विकास। जरा के समय रूस में राष्ट्र भावना का विशेष विकास नहीं हुआ, लेकिन क्रांति ने रूसी लोगों में मन में राष्ट्र के प्रति उग्र भावना उत्पन्न की। तो जो जरा वहाँ का राजा था उसके समय कोई भी इसकी राष्ट्र भावना का विकास नहीं हुआ था, लेकिन जो रूसी क्रांति थी ना ये रूसी क्रांति ने लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति उग्र भावना मतलब अच्छी भावना उत्पन्न कर दी थी। प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के लिए बड़े से बड़े त्याग करने में अपना गौरव समझने लगा, और जो राष्ट्र के लिए लोग अपना त्याग करने लगे, अपनी जान तक गंवाने लगे और अपना गौरव समझते थे। राष्ट्र ही इस भावना से दूसरे विश्व युद्ध में रूसियों जर्मनी से कड़ा मुकाबला किया और रूसी मोर्चों पर अंत में उसे बुरी तरह से पराजित किया। तो जो इनसे रूसियों से उन्होंने मुकाबला भी किया था, जो लड़ाई की तो उससे पराजित भी हो गया था राष्ट्र। आते ही बेलोशेविक ने सभी राष्ट्रों से युद्ध बंद करने की अपील की। जो रूस ने युद्ध बंद करने की अपील की जब उसके हाथ में सत्ता आ गई, लेकिन जब मित्र राष्ट्रों ने इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो उसके साथी देश थे उस अपील पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने जो कहते हैं ना लेनिन ने मित्र राष्ट्र से बिना पूछे ही जर्मनी के साथ संधि कर ली और युद्ध से पृथक हो गया, मतलब अलग हो गया। रूसवासियों के लिए युद्ध समाप्त हो गया और रूसवासी के जो लोग होते हैं युद्ध उनके लिए ख़त्म हो गया। अब वो अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब युद्ध खत्म हो चुका है, इसके लिए अब उनके बाद अपनी जो आर्थिक समस्या होती है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपनी समस्या को सही कर सकते हैं। इसका 8 पॉइंट है मिश्र राष्ट्रों की नाराजगी, मतलब कि जो उनसे बिना पूछे संधि बनाया और अलग हो गए, इससे वो हुआ नाराज हो गए थे। तो ये देखिए विश्व युद्ध के समय जब रूस ने मित्र राष्ट्रों से बिना पूछे ही जर्मनी के साथ संधि कर ली तो उनका नाराज होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि पूर्वी मोर्चा से निश्चित होकर जर्मनी ही को अपनी पूरी शक्ति का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध पश्चिम मोर्चे का उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिल गया। तो देखो, अगर आपको पता है कि दो देश एक साथ चल रहे और एक देश बिना पूछे दूसरे से कोई भी कार्य करता है तो दूसरा तो गुस्सा होगा ही। तो वही यहाँ पर भी बताया मित्र राष्ट्र और जो रूस के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था जो रूस के द्वारा उठाए गए कदम से मित्र राष्ट्रों को सोवियत सरकार का विरोधी बना दिया गया और ये विरोधी बन गए थे, और इस कारण से उन्होंने भी साम्यवादियों का तख्ता पलटने में कोई कसर बाकी ना रखी और इन्होंने साम्यवादी के अकॉर्डिंग लड़ाई की, उनको हटाने का प्रयास किया। इसके बाद देखिए यहाँ तक तो आपके अगर पूछा जाए इसके परिणाम, रूसी क्रांति के परिणाम, तो आप सिंपली यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक परिणाम क्या थे या आपसे पूछा जाए आर्थिक परिणाम क्या थे, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके आगे भी अगर आपको अच्छे पॉइंट याद होते हैं लॉन्ग आंसर लिखना तो आप लिख सकते हैं। तो लॉन्ग आंसर के लिए आप देखिए और भी इसके आगे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे सामाजिक परिणाम। तो सामाजिक परिणाम क्या आते हैं, तो देखिए समानता की भावना का उदय। सामाजिक असमानता इस क्रांति का एक मुख्य कारण थी। क्रांति के बाद रूस में नए समाज का उदय हुआ जो समानता की भावना पर आधारित था। पुरानी सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो गई। भूमिपति धर्मचारी आदि तत्वों का उन्मूलन कर दिया गया। शासन सत्ता पर श्रमिकों एवं कृषक वर्ग का प्रभुत्व कायम हो गया। जराकालीन असमानता के सभी अवशेष को नष्ट कर दिया गया। तो इससे ये हुआ कि देखो
एक सामाजिक कारण में ये आ सकता है कि जो सामाजिक असमानता होती है ना, इस क्रांति को मुख्य रूप से इस कारण थी, इसको ख़त्म कर दिया गया और समाज में का उदय हुआ था और समाज की भावना हुई थी समानता की, मतलब समानता के अकॉर्डिंग अब कार्य किए जाने लगे। और इसके बाद फिर हुआ शिक्षा का विकास, इसके द्वारा शिक्षा का विकास भी हुआ। क्रांति के बाद रूस में शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ, तो इसका बहुत ज़्यादा ही विकास हुआ। जरा कालीन शासन व्यवस्था में शिक्षा प्राप्ति का अधिकार एवं सुविधा कुछ ही परिवारों तक सीमित थी। तो जरा का जो शासन काल था उसमें जो ये शिक्षा का अधिकार है ना, कुछ ही परिवारों तक सीमित था, लेकिन इसमें सामाजिक जो इसके परिणाम में निकले कि इसके सभी तक सीमित हो गई। क्रांति के बाद सरकार ने शिक्षा का काम अपने हाथ में ले लिया था, और क्रांति के बाद अपने हाथ में ले लिया और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को लागू किया, और मतलब फ्री में शिक्षा व्यवस्था लागू कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 1930 ईस्वी तक रूस की 90% जनता शिक्षित हो गई, और 1930 में जो 90% जनता है ना शिक्षित हो गई, क्योंकि शिक्षा फ्री में मिल रही है तो लेने में क्या जाता है हमारा। इसके बाद देखिए स्त्रियों की स्थिति में सुधार, तो इसमें एक ये भी कारण था परिणाम। क्रांति के फलस्वरूप रूस की स्त्रियों की स्थिति में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब उनका कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित ना रहा, वे कारखाने, सरकारी कार्यालयों और सेना में भी काम करने लगी। आर्थिक दृष्टि से वे आत्मनिर्भर बन गई और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने पुरुष के समान ही सक्रिय भाग लेने लगी। रूसी स्त्रियों की स्थिति में जो सुधार आया उसका प्रभाव एशिया अफ्रीका की स्त्रियों पर विशेष रूप से पड़ा और वे भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुई। तो इससे ये हुआ कि जो स्त्री की स्थिति है वो सही हो गई, और इसके ख़त्म होने के बाद सरकार ने जो उन पर ध्यान दिया, वो चारदीवारी में कैद नहीं, अब कारखाने मतलब फैक्ट्रियों में काम करने लगी, शिक्षित होने लगी, आर्थिक जो स्थिति अपनी सही करने लगी। और इसका एक सबसे अच्छा प्रभाव ये हुआ कि जो अफ्रीका की महिलाएं थी वो भी इनको देखी प्रेरित हुई, और उन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन कार्य करना शुरू कर दिया कि हमें भी शिक्षित किया जाए। अब देखिए इसका जो आर्थिक परिणाम है उसमें देखिए पॉइंट, समानता एवं पूंजीपतियों का सफाया। 1917 की क्रांति के बाद सरकारी आदेशों के अंतर्गत पूंजीपतियों ने उनके कारखाने छीन लिए और उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो इससे ये हुआ है कि देखो जो पूंजीपति जो लोग होते हैं उनके कारखाने को छीन लिया गया और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब सभी के लिए। पूंजीपतियों के स्थान पर अब श्रमिकों की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, अब इनकी बढ़ने लगी क्योंकि राष्ट्र के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इस प्रकार रूसी समानता प्रथा का भी सफाया कर दिया गया, और जो रूसी की जो प्रथा थी उसको भी सफाया मतलब ख़त्म कर दिया गया। उसकी जागीरें छीन ली गई और भूमि को भूमिहीन किसानों के वितरित कर दिया गया। समानता एवं पूंजीपतियों के सफाये से किसान एवं मजदूरों के शोषण का अंत हो गया, क्योंकि क्रांति ने सभी प्रकार के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। और जो रूसी क्रांति का ख़त्म होने से ये हुआ कि जो सरकार है वहाँ के जो पूंजीपतियों का सफाया हो गया, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, मजदूरों की सुविधा के बारे में सोचा जा रहा है और किसानों की भलाई के लिए उनका शोषण का अंत हो गया और ख़त्म हो गया, और विशेषाधिकार जो था रूसी क्रांति के बाद समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है रोटी समस्या का समाधान। 1917 की क्रांति का सूत्रपात रोटी की समस्या को लेकर हुआ, और ये क्रांति किस लिए हुआ था कि जो रोटी की समस्या, इसके समाधान की दिशा में पहला कदम रूस को मध्ययुग से अलग करने की दिशा में उठाया गया। तो मतलब कि जो देखो रोटी की समस्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस देश में, और इसको ख़त्म करने के लिए जो महायुद्ध होते हैं उसको अलग से कदम उठाया गया। इसके बाद समानतों को से छीनकर उस भूमि को भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया। जो समांत लोग होते हैं वहाँ के जो देखभाल करते हैं, जागीर एक तरह से राजा समझ सकते हैं, तो वो होते हैं उनके पास जो ज़मीन थी उन्हें छीन कर किसानों में बांट दिया गया जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। युद्ध के दौरान धन संपन्न लोगों में ने बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न सामग्री स्टोर जमा कर लिया था। जो युद्ध हुआ था उस समय जो आप खाने पीने की चीज़ें होती जमीन लोग थे उन्होंने जमा कर लिया, लेकिन जो रूसी सरकार ने इस प्रकार से जमा खाद्यान्न सामग्री को जब्त करके निर्धन मजदूरों में बांट दिया, और उन्होंने जो रूसी सरकार थी उनकी जो जमा की गई जो खाद्य सामग्री भोजन होते हैं उनको उन्होंने अपने कब्जे में लेके और जो निर्धन मतलब गरीब लोग होते हैं मजदूर होते हैं उनको बांट दिया। इसका परिणाम निकला कि खाद्य वस्तुओं के भावों में कमी गिरावट आने लगी और लोगों अब भोजन की व्यवस्था में चिंता से राहत मिली। अब भोजन से उनको मुक्ति मिल गई, चिंता की राहत मिल गई, और जो इसकी समस्या थी रोटी की ख़त्म हो चुकी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका रूस का औद्योगिक विकास। 1917 की रूस क्रांति के पूर्व औद्योगिक विकास की दृष्टि में यूरोपीय राज्यों की तुलना में रूस काफ़ी पिछड़ा हुआ देश था, परंतु क्रांति के बाद रूस ने इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति की। बड़े बड़े
बिजली घरों को और काल कारखानों को स्थापित किया। परिणाम से उत्पादन की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि रूस अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के उत्पादित माल का नियंत्रित करने की स्थिति में आ गया। वह आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्र बन गया। तो इसमें ये हुआ कि देखो 1917 के रूस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि उसने अपना विकास किया और जो बिजली घरों का निर्माण किया, कारखाने स्थापित कर लिए, जिससे ये हुआ कि वो खुद के अपने आत्मनिर्भर देश बन गया औद्योगिक क्षेत्र में, राष्ट्र में। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार। 1917 के क्रांति के पूर्व रूस व श्रमिक वर्ग अत्यधिक दयनीय स्थिति में जीवन यापन करता था। शासन एवं समाज में इसकी कोई मान मर्यादा या प्रतिष्ठा नहीं थी। उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी और गंदी बस्तियों में जानवरों की भांति जीवन बिताना पड़ा। परंतु क्रांति के बाद धीरे धीरे उसे अपने विकास के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध होने लगे, जिससे उसका जीवन स्तर में भी उन्नत हुआ। राजनीतिक अधिकार की प्रति श्रमिक वर्ग का मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। तो इनकी स्थिति जो 1917 की क्रांति हुई थी, इसके बाद इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। पहले जो लोग गंदी बस्ती या मजदूरी करते थे, जानवरों की भांति रहते थे, खाने पीने के लाले पड़ते थे, लेकिन जैसे ही राजनीतिक अधिकार जो भी की सरकार की आई, उन्होंने इनकी प्रतिष्ठा मान मर्यादा को फिर से लौटा दिया। और इसका नेक्स्ट 6.6 कह रहे हैं 16 पॉइंट है रूसी क्रांति के जनक। मतलब कि इस क्रांति का जनक कौन था, मतलब इसको किसके द्वारा बनाया गया था, पैदा किया गया। रूसी क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है, जिन्होंने रूस की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनकी क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है, इनके द्वारा ही इसको लाया गया है। तो इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका या तो परिणाम पूछेगा या प्रभाव पूछेगा या कारण पूछेगा, तीनों हमने कंप्लीट करा दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। इसके बाद जो हमारी क्लासेस 12 आएगी, 12 नहीं 11 क्लासेस आएगी, जिसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। और अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बाकी की वीडियो उन सभी को देख लीजिएगा। पीडीएफ को परचेस करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।